प्रिय बच्चों, आज हम गेहूं के पौधे पर होने वाली अल्टरनेरिया ब्लाइट या झुलसा रोग के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि ब्लाइट सिम्टम्स बताता है कि यदि पौधे की पुष्पक्रम, पत्तियां आदि पर यदि बर्न टाइप के या झुलसने टाइप के सिम्टम्स प्रोड्यूस हो जाते हैं तो हम उसको ब्लाइट या अंगमारी रोग कहते हैं। इस रोग का कारक देखें तो गेहूं में ये अल्टरनेरिया ट्रिटिसिना के कारण होता है और इस रोग को सबसे पहले भारत में 1924 में प्रसाद और प्रभु नामक वैज्ञानिकों ने रिपोर्टेड किया था। यदि इनके लक्षणों की बात करें तो इस पौधे का संक्रमण जब पौधा 7 से 8 सप्ताह की उम्र का हो जाता है तो इसके अंदर जो है ये रोग दिखाई देने लगता है और ये रोग जब पौधा परिपक्वता पर पहुंचता है उस टाइम जो है काफ़ी गंभीर अवस्था ले लेता है। इस रोग के अगर प्राथमिक लक्षण देखें तो नीचे की पत्तियों पर सबसे पहले इसके लक्षण प्रदर्शित होते हैं जो धीरे धीरे ऊपर की पत्तियों और अन्य भागों पर फैलते हैं। नीचे की पत्तियों पर जो है प्रारंभ में छोटे अंडाकार बदरंग रंग के धब्बे पैदा होते हैं जो इरेगुलर शेप में बिखरे हुए होते हैं। मीन्स उसमें कोई किसी प्रकार का कोई क्रम देखने को नहीं मिलता है। ये जो लेजन्स होते हैं वो इनका अगर व्यास देखें तो ये 1 सेंटीमीटर या इससे अधिक और कई जो धब्बे हैं वो आपस में मिलके बड़ा साइज भी बना सकते हैं। ये जनरली जो है इन धब्बों का जो रंग है वो गहरा भूरा या सलेटी रंग का, ग्रे कलर का होता है और इनके चारों तरफ अगर एक पीले रंग का आभा मंडल सा या मार्जिन जॉन बना होता है। ये कई धब्बे आपस में मिलकर जो है कॉलेस कर जाते हैं और नेक्रोटिक एरिया बनाते हैं। नतीजा ये होता है कि पौधा जो है उसकी मृत्यु हो सकती है। अगर हम देखें तो कुछ जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों के ऊपर जब ये धब्बे बनते हैं तो ये ऊपर से मार्जिन से टिप से सूखने लगती है और प्रीमेच्योरली गिर भी जाती हैं। ये लक्षण भी इसमें देखने को मिलता है। जब वातावरण में नमी उपस्थित हो जाती है तो इन धब्बों के ऊपर काले रंग के या गहरे भूरे काले रंग के क्वकजाल उपस्थित होता है जिसके ऊपर जो है कॉनिडिया उत्पन्न होते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें तो ये जब रोग की अवस्था गंभीर होती है तो इस प्रकार के जो लक्षण हैं वो पत्ती के साथ साथ पत्ती के शीत और जो तना है, लीफ शीत और जो तना है, आच्छत है, उन पर भी ये लक्षण प्रकट हो सकते हैं। इसके अलावा ये सुक या ऑन्स, ग्लूम्स में, तुषों पर भी ये लक्षण देखने को मिलते हैं यदि ये स्पाइक के प्री एंथेसिस मीन्स परागित होने से पहले प्रकट हो जाते हैं। अर्ली स्पेक्शन होने पर इनमें सीड का जो निर्माण होता है बाली के अंदर वो भी कम हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो ये रोग है, इस रोग का उत्पादन पर भारी प्रभाव पड़ता है क्योंकि अल्टरनेरिया के सिम्टम्स हैं और अल्टरनेरिया एक नेक्रोटिक फंगस है। तो इसकी ये खासियत होती है कि ये पहले अपनी जहाँ भी पॉइंट ऑफ एंट्री है उसके सराउंडिंग्स को मारता है
और मारने के बाद रेडियल वे में आगे की तरफ बढ़ता है, उसको यूटिलाइज करता है उस फूड मटेरियल को, फिर और आगे की तरफ बढ़ता है। तो इस तरह से ज़्यादातर अल्टरनेरिया का जहाँ इन्फेक्शन होता है, अगर उन दबों को ध्यान से देखा जाए तो उनमें कंसंट्रेट रिंग्स देखने को मिलती है। और दूसरा, क्योंकि इनमें रेडियल ग्रोथ होती है, इसलिए प्राय जो स्पॉट्स हैं उनका जो आकार है वो भी गोलाकार या अंडाकार ही देखने को मिलता है। ये अल्टरनेरिया की विशेषता रही। इस प्रकार ये लक्षण प्रकट होते हैं। अगर रोग जनक की बात करें तो ये अल्टरनेरिया ट्रिटिसिना जो है सब डिवीजन डिटेरोमाइकोटिना, क्लास हाइपोमाइसीट्स, ऑर्डर हाइपोमाइसीटेल्स और फैमिली डैमेटिसी के मेंबर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये कार्बोनेशियस फंगस होते हैं और जो इनके जो स्पोर हैं और जो माइसिलियम है उनका जो रंग है वो काला या धूसर रंग का होता है। यदि इनके माइसिलियम को हम देखें तो ये प्रारंभ में हाईलाइन या यूँ कहिए कि रंगहीन होता है, लेकिन धीरे धीरे ये जो है ऑलिव कलर का या ऑलिव बफ कलर का हो जाता है। इसका जो माइसिलियम है वो साखित, पटीय और 2 से 7 माइक्रोन मीटर चौड़ा होता है। कॉनिडियोफोर्स जो इस पे बनते हैं वो प्राय सेप्टेट होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं और ये जो है सीधे खड़े हो जाते हैं और इसके डिस्टल एंड पे जो है स्टोमेटा से बाहर निकलते हैं और बाहर निकल के अगर इनकी संरचनाएं देखें तो ये कभी जेनिकुलेट हो जाते हैं, जैसे कि कंधा मुड़ा हुआ होता है उस तरह के स्ट्रक्चर जॉइंट्स पे दिखाई देते हैं, या स्ट्रेट होते हैं। और इनकी जो लंबाई है वो विभिन्न प्रकार की हो सकती है। कॉनिडिया जो है वो एक्रोपेटल ऑर्डर में बनते हैं और ये जनरली सिंगल या चेन दोनों में बनते हैं। यदि चेन में बनते हैं तो एक साथ 2 से 4 जो है कॉनिडियो बन सकते हैं। इसके अलावा जो कॉनिडिया हैं वो कॉनिडिया को अगर हम देखें तो उन कॉनिडिया के अंदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों ही प्रकार के सेप्टा पाए जाते हैं। सामान्यतः अगर हम देखें तो 1 से 10 तक ट्रांसवर्स या हॉरिजॉन्टल सेप्टा होते हैं और जो लॉन्गिट्यूडनल सेप्टा हैं उनकी संख्या 0 से 5 तक हो सकती है। इस प्रकार इनका डायमेंशन को अगर हम चेक करें तो इनकी जो चोंच इन पे पाई जाती है उसकी लंबाई 15 से 89 माइक्रोन मीटर तक हो सकती है। वह इनकी चौड़ाई जो है वो 7 से 30 माइक्रोन होती है। तो ये कुछ विशेषताएं थी जिनको हम माइक्रोस्कोप में देख के और इस अल्टरनेरिया के जो ट्रिटिसिना हैं इस ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं। जनरली ये जो नेक्रोटिक फंगस है और इनका होस्ट रेंज होता है तो इस फैमिली के अन्य पौधों पर भी ये देखे जाते हैं। रोग चक्र का जहाँ तक है सवाल, रोग चक्र का तात्पर्य होता है कि किस प्रकार रोग अगले साल की फसलों में पैदा होगा। तो जनरली जो ये फंगस है वो कॉनिडिया के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलता है और फैलने के लिए इसके लिए आवश्यक है कि जो वातावरणीय अवस्था है वो उसमें नमी होनी चाहिए। और जहाँ तक एक सीजन से दूसरे सीजन का सवाल है तो ये पौधों के जो अवशेष हैं जो खेतों में बने रहते हैं उनके ऊपर या मृदा के अंदर जो उपस्थित अवशेष हैं उनमें नेक्रोटिक रूप में जो है जिंदा बना रहता है। इस प्रकार ये एक जगह से दूसरी जगह फैलता है। जहाँ तक इस रोग प्रबंधन का सवाल है तो स्प्रेइंग ऑफ प्रोपेकोनाजोल at the rate of 0.1% at the initial stage of disease and 15 days after the first spray has been reported to give the good control of the disease। क्योंकि ये एक
ऐसी फंगस है जो कि लोकल इन्फेक्शन काज करती है तो वो और स्पॉट्स बनाती है, तो ऐसे फंगस के अंदर जो प्रोपिकोनाजोल फंगिसाइड है जो कि टिल के नाम से मार्केट में मिलता है, इसको अगर आप जब रोग प्रकट हो तो 0.1% का स्प्रे कर दें और उसके बाद 15 दिन के इंटरवल के बाद दोबारा उस स्प्रे को रिपीट कर दें, तो ये जो है इस फंगस के स्प्रेड को रोकने में काफ़ी मदद मिलती है। इसके अलावा स्प्रेइंग ऑफ द बायो एजेंट्स like Trichoderma viride at the rate of 2.5% and Pseudomonas fluorescens at the rate of 2.5%, first just after the appearance of the disease and then it should be followed by the 15 days, या पहली बार जब रोग दिखाई दे तो उसी समय आप 2.5% का ट्राइकोडर्मा और 2.5% का स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस का जो स्प्रे कर दीजिए, तो इस रोग को रोकने में काफ़ी सहायता मिलती है। इसके अलावा जो रेजिस्टेंट वैरायटीज़ हैं उन रेजिस्टेंट वैरायटीज़ का भी प्रयोग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त जो सॉइल सैनिटाइजेशन है जिसकी जो प्रैक्टिसेस हैं, चाहे उसमें क्रॉप रोटेशन हो, समर प्लाइंग हो, फैलाइंग हो, इन सब का प्रयोग करके भी इसके इनोकुलम को कर काम करके और हम रोग की रोकथाम कर सकते हैं। धन्यवाद।